हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक अजीबोगरीब और हैरान करने वाली चोरी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये चोरी जापान के टोक्यो शहर में हुई थी। एक अकेला शख्स बिना कोई हथियार, बिना किसी खून खराबे के दिन दहाड़े 17 करोड़ रुपए चुरा लेता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 10 दिसंबर 1968 टोक्यो का फुजू शहर, जापान ट्रस्ट बैंक से निकली एक कार 294 येन यानी 17 करोड़ रुपए के साथ तोशिबा कंपनी की तरफ बढ़ रही थी। ये पैसे तोशिबा के कर्मचारियों को बोनस के तौर पर दिए जाने थे। कार में मौजूद बैंक कर्मचारी डरे हुए थे। दरअसल 4 दिन पहले ही 6 दिसंबर को बैंक मैनेजर को किसी शख्स ने धमकी भरा खत भेजा था। खत में लिखा था, चुपचाप 3 मिलियन येन बैंक की ही महिला कर्मचारी के खाते में भेज दे, वरना वो बैंक को उड़ा देंगे। धमकी देने वालों का प्लान था कि वो महिला कर्मचारी के खाते से सारे पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लेंगे। हालांकि बैंक ने इस डिमांड को पूरा नहीं किया था। बैंक मैनेजर ने शहर के पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद करीब 50 पुलिस अधिकारियों को बैंक के आसपास के इलाके में तैनात कर दिया गया था। उनके ऊपर बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी थी। 10 दिसंबर को बैंक की गाड़ी बोनस का पैसा लेकर कंपनी की तरफ बढ़ ही रही थी कि एक मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस वाले ने उनका रास्ता रोक दिया। सामने खड़े पुलिस वाले को देखकर ड्राइवर कार रोक देता है। वो कार का शीशा नीचे करके पुलिस अधिकारी से पूछता है, क्या कुछ परेशानी है सर? इस पर पुलिस अधिकारी ने कहा, आपके बैंक में एक धमाका हुआ है। हमें जानकारी मिली है कि इस कार में भी डायनामाइट लगा हुआ है। आप सबको कार से बाहर जाना होगा ताकि मैं इसका पड़ताल कर सकूं। इस पर बैंक कर्मचारी तुरंत कार से बाहर निकल गए। पुलिस अधिकारी ने कार के अंदर झांका। इसके कुछ ही देर में कार के आसपास धुआं नजर आने लगा। अधिकारी ने कार से बाहर निकलते ही चिल्लाया कि उसमें धमाका होने वाला है। इस पर सभी बैंक कर्मचारी कार से सुरक्षित दूरी पर जा खड़े हुए। पुलिस अधिकारी कार में बैठा और वहां मौजूद लोगों को बचाने के लिए कार को चलाकर ले गया। कार के जाते ही उसके ड्राइवर ने कहा कि पुलिस ऑफिसर वाकई काफी बहादुर है, लेकिन इसके बाद उनकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां कार खड़ी थी। हैरानी की बात यह थी कि वहां अब भी हल्का धुआं था। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो सड़क पर एक बुझा हुआ रोड फ्लेयर पड़ा हुआ था। इसका इस्तेमाल सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए होता है। इसमें रोशनी और धुआं निकलता है। रोड फ्लेयर देखते ही बैंक कर्मचारी पुलिस अधिकारी की उस बाइक के पास पहुंचे जो कार के सामने रोक कर रखी हुई थी। वो कोई पुलिस अधिकारी की बाइक नहीं थी, बल्कि एक आम मोटरसाइकिल थी। बैंक कर्मचारियों को एहसास हुआ कि कार में कोई बम नहीं था और पुलिस के भेष में चोर उनका 17 करोड़ रुपए चुरा कर लेकर चला गया। इस पूरी चोरी में सिर्फ 3 मिनट का समय लगा था। सिर्फ 3 मिनट की चोरी के बाद शुरू हुई पड़ताल। इसके बाद केस के छानबीन शुरू हुई। पुलिस ने चश्मदीदों के बयान दर्ज किए। चोर अपने पीछे कई सबूत छोड़कर गया था। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को पता चला 6 दिसंबर को आए धमकी भरे खत की तरह पहले भी ऐसे संदेश आ चुका है। दरअसल अप्रैल से अगस्त 1968 के बीच किसी ने तामा एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव नाम की कंपनी को 9 धमकी भरे लेटर भेजकर वसूली की कोशिश की थी। कुछ चिट्ठियां में पैसे की मांग की गई, जबकि दूसरे लेटर्स में कोऑपरेटिव कंपनी को आगजनी और बमबारी की धमकी दी गई थी। जब इन खतों और 6 दिसंबर वाली चिट्ठी में हैंडराइटिंग की जांच की गई तो ये एक जैसी निकली। मतलब साफ था, कोई एक ही शख्स या गैंग इन सब धमकियों और चोरी के लिए जिम्मेदार था। अब पुलिस के पास अपराधी के खिलाफ सबूत के तौर पर उसकी मोटरसाइकिल, हैंडराइटिंग सैंपल, रोड फ्लेयर, एक मैग्नेट और एक हैट थी जो वो छोड़ कर गया था। इसके अलावा पुलिस ने खत का लिफाफा बंद करने के लिए इस्तेमाल किए गए थूक की भी जांच करवाई। इससे उन्हें पता चला कि अपराधी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था। इतने सारे सबूत होने के बावजूद अपराधी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया था। 7 साल के पड़ताल के बाद पुलिस की संदिग्धों की लिस्ट में करीब 1,10,000 लोगों का नाम था। 7 साल केस की पड़ताल में 1,70,000 पुलिस अधिकारियों को लगाया गया। इस दौरान करीब 900 मिलियन येन खर्च किए गए। ये चोरी हुई रकम से 3 गुना था। 10 दिसंबर 1975 को चोरी की 7 साल की सीमा समाप्त हो गई। अपराधी जो भी था वो बचकर निकलने में कामयाब रहा। इस केस की खास बात यह थी कि इतनी बड़ी चोरी की बावजूद
इसमें किसी भी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा था। तोशिबा कंपनी को जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई इंश्योरेंस के जरिए हो गई। इसके बाद सभी कर्मचारियों को पूरा बोनस भी मिला। पुलिस ने छानबीन के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया और कुछ को गिरफ्तार भी किया। हालांकि कोई भी दोषी साबित नहीं हुआ और उन्हें आखिरकार छोड़ दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को अप्रैल 1969 में एक कार और उसके अंदर टीन के केस भी मिले। पुलिस ने दावा किया कि ये वही कार और बक्से है जिसमें चोर पैसे रखकर ले गया था। मौका वारदात पर मौजूद रहे कई चश्मदीदों के बावजूद ज्यादातर लोगों ने यही कहा था कि वो चोर का चेहरा नहीं देख पाए थे। इसके बावजूद पुलिस किसी तरह मशक्कत करके आरोपी का स्केच बनवाने में कामयाब रही। सालों चली पड़ताल के बाद पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ पाई। 1988 में जापान के इस चोर को किसी भी नागरिक दायित्व से मुक्त कर दिया गया, यानी अब चोर बिना किसी कार्रवाई के डर के आराम से सार्वजनिक तौर पर सामने आ सकता था। उसे अपनी कहानी सुनाने की इजाजत मिल गई। इस तरह जापान के इतिहास में हुई सबसे बड़ी चोरी का अपराधी अब तक सामने नहीं आ पाया। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।